नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 4 अहम जानकारियां हैं जो आप इधर साइड पे बोर्ड पर देख पा रहे हैं। आगे इसको डिटेल्स में मैं आपको समझाऊंगा। तो आज की वीडियो में क्या क्या जानकारियां हैं दोस्तों। नोशनल इंक्रीमेंट के पीपीओ जारी हो रहे हैं। जी हाँ, क्या आपको नोशनल इंक्रीमेंट लागू है? और लागू है तो उसका एरियर कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, उसका आगे आखिर में आपको कैलकुलेशन भी समझाऊंगा। अभी हाल में एक पेंशनर ने मुझे मैसेज किया, ये वाला मैसेज देखिए, जिसमें पेंशनर ने लिखा है, श्रीमान जी मैं आपको नोशनल इंक्रीमेंट के बाद अपना पीपीओ भेज रहा हूं। पीपीओ से तो लगता है कि मुझे 1600 का आधा 800 रुपए प्रति माह प्लस महंगाई भत्ता प्रति माह मिलना चाहिए, लेकिन पीपीओ में या कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। क्या मुझे स्पर्श को लिखना चाहिए अथवा नहीं? कृपया जानकारी दें। धन्यवाद के साथ, सुबेदार सत्यपाल सिंह ढाका। तो अब ये सुबेदार साहब का जो मसला है वो आगे मैं आपको उनका पीपीओ भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ पूरा कैलकुलेशन करके समझाऊंगा कि क्या उनको एरियर मिलेगा, कितना बनता है। नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में यह जानकारी अहम है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए आपको मैं 18 उपाय समझाऊंगा जो बेहद अहम है, आपको जानना जरूरी है। अगर आप ये 18 उपायों को अपने जहन में बसा लें तो आपके साथ साइबर ठगी होने के कोई चांस नहीं रहेंगे। जी हां, इसके बारे में भी आगे जानेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 8वें पे कमीशन में अप्लाई करने का सिलसिला शुरू हो गया है। कौन सा अप्लाई करने का सिलसिला? 1,80,000 से लेके 22,500 रुपए तक की तनख्वाह है। आगे 8वां पे कमीशन का वेबसाइट में ही आपको दिखाऊंगा कि क्या अप्लाई करना है, कैसे करना है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, पूर्व सैनिकों का एक बहुत बड़ा मसला सीधे सीधे रक्षा मंत्री जी के पास पहुंचा दिया गया है एक माननीय सांसद द्वारा। यह बहुत ही बड़ा वेलफेयर का मुद्दा है। इसके बारे में भी आगे डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारी पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियोज अच्छे लगते हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियोज को लाइक करें और हाइप करना भी ना भूलें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, पूर्व सैनिकों के अधिकारों को लेकर के सांसद ने रक्षा मंत्री जी को भेजा आवेदन, अधिकार सुनिश्चित करें। जी हां दोस्तों, पूर्व सैनिकों का एक बहुत पुराना मुद्दा, लंबित मुद्दा, जिसको एक माननीय सांसद जी ने सीधे सीधे रक्षा मंत्री जी के पास भेजा है, लेटर भेजा है। तो चलिए उस लेटर को देख के समझते हैं कि मुद्दा क्या है, ये पूर्व सैनिकों को कैसे वेलफेयर दिला सकता है। चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों, ये सामने जो आप लेटर देख पा रहे हैं, जो कि लोकसभा के सांसद रवि किशन शुक्ला जी ने 30 जुलाई 2026 को सीधे सीधे राजनाथ सिंह जी को भेजा है, यानी कि केंद्रीय रक्षा मंत्री जी को भेजा है। और यह लेटर भेजा गया है दोस्तों पूर्व सैनिकों के एक बहुत बड़े अधिकार को लेकर, पूर्व सैनिकों के एक बहुत बड़ी मांग को लेकर। जी हां, आप यहां पर देख पा रहे हैं और विषय इसका है, भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास हेतु प्रदान आरक्षण को केंद्र सरकार के सभी समूहों और सेवाओं में विस्तारित करते हुए संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के संबंध में। यानी कि जो रिजर्वेशन मिलता है उसको एक संवैधानिक रूप दिया जाए, उसको एक ऐसा रूप दिया जाए जो सभी विभागों में कारगर हो। इस मांग को रखते हुए यह लेटर भेजा गया है दोस्तों। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रवि किशन शुक्ला अपने आप में ये एक छोटे मोटे सांसद नहीं है, इनका एक अच्छा खासा चेहरा है, एक अच्छा खासा दबदबा है। तो देखिए अब इन्होंने क्या लिखा है, महोदय सादर आपको अवगत कराना है कि संलग्न प्रार्थना पत्र प्रार्थी श्री सतीश चंद्र शुक्ल, संयोजक भूतपूर्व सैनिक जन कल्याण समिति उत्तर प्रदेश, B109 सेक्टर ए सैनिक विहार आनंद नगर गोरखपुर का है। ये एक पूर्व सैनिक संस्था के संयोजक की तरफ से जो उनको एक प्रार्थना पत्र मिला था, एक जो मेमोरेंडम मिला था, उसको भेजते हुए ये इन्होंने लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है, इन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास हेतु प्रदान आरक्षण को केंद्र सरकार के सभी समूहों और सेवाओं में विस्तारित करते हुए संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के संदर्भ में उल्लेख किया है। यानी कि जो लेटर दिया गया है उस लेटर में जो केंद्र सरकार के सेवाओं में, जो सर्विसेज में जो रिजर्वेशन मिलता है, उसको एक संवैधानिक स्थिति दिया जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक राइट दिया जाए, उसको एक संवैधानिक चोला पहना दिया जाए, ताकि सभी विभागों में निर्विरोध सभी पूर्व सैनिकों को आरक्षण का फायदा मिल सके। तो ये एक बहुत बड़ी मांग है दोस्तों, सालों से चली आ रही मांग है, जिसको ये भूतपूर्व सैनिक जन कल्याण समिति उत्तर प्रदेश द्वारा उठाया गया, जिसके संयोजक
श्री सतीश चंद्र शुक्ल द्वारा ये उठाया गया और इस मुद्दे को अब रवि किशन शुक्ल द्वारा राजनाथ सिंह जी को भेजा गया है। आगे इस लेटर का भी जिक्र किया गया है जिसमें विस्तृत विवरण है, ऐसी बात यहां कही गई है और कहा गया है अतः आप इस प्रार्थना पत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उक्त के संदर्भ में उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे। सादर धन्यवाद। देखिए उनका बाकायदा स्टैंप लग करके सिग्नेचर किया हुआ ये लेटर है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो एक सांसद ने पूर्व सैनिकों के भलाई के लिए, पूर्व सैनिकों के फेवर के लिए, पूरे देश भर के पूर्व सैनिकों का भला हो सके, इसके लिए इस मुद्दे को राजनाथ सिंह जी के पास भेज दिया है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों कि ये बहुत पुराना लंबित मांग था। जो हमें रिजर्वेशन मिलता है ये कहीं भी इसको संवैधानिक तौर पर उसको स्वीकृति नहीं मिली है। रिजर्वेशन मिलता है, कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता है, किसी विभाग में मिलता है किसी में नहीं मिलता है, लेकिन अगर ये संवैधानिक तौर पर स्वीकृत हो जाए तो ये रिजर्वेशन पक्का हो जाएगा और हमेशा पूर्व सैनिकों का भला हो सकेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी दोस्तों। साइबर फ्रॉड या बैंक फ्रॉड से बचने के 18 सुनहरे उसूल। जानकार बनिए, बच के रहिए। जी हां दोस्तों, आपको मैं समझाऊंगा आज 18 ऐसे उसूल जो आप अगर अपने जहन में बिठा के रखेंगे तो आपके साथ साइबर ठगी होने के ना के बराबर चांसेस होंगे। जी हां, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही काम की जानकारी है दोस्तों। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए नंबर 1 उसूल, ओटीपी, पिन, पासवर्ड किसी के साथ साझा ना करें। आपके पास आया हुआ मोबाइल में ओटीपी हो या आपका जो पिन होता है, जैसे गूगल पे इस्तेमाल करते हैं, फोन पे इस्तेमाल करते हैं, एटीएम का पिन हो, ये किसी के साथ भी साझा ना करें। नंबर 2, बैंक, पुलिस या सरकारी अधिकारी बनकर आने वाले कॉल या मैसेज से सावधान रहें। आपके पास कोई भी बैंक का अधिकारी या सरकारी अधिकारी, वकील या जो है जज साहब फोन करके कोई इस तरीके की जानकारियां नहीं मांगेगी। तो इस तरीके का जब भी फोन आते हैं सावधान रहें, साइबर फ्रॉड का फोन हो सकता है, इस बात को जहन में रख के ही बातचीत करें। चलिए तीसरा जो उसूल है, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। चाहे आपका मैसेज में आया है, व्हाट्सएप में आया है, कहीं भी आया है, किसी भी अनजान लिंक को आप क्लिक ना करें। उस लिंक के साथ कुछ फाइलें हो सकती है जो आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। चलिए अब चौथा उसूल, केवल आधिकारिक वेबसाइट और एप्लीकेशन का ही उपयोग करें। अनजाने वेबसाइट में विजिट ना करें। विजिट का मतलब इंटरनेट में जब आप ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, सर्चिंग कर रहे होते हैं, तो अनजाने वेबसाइट में ना जाएं। अब देखिए उसूल नंबर 5, यूपीआई से पैसे प्राप्त करने के लिए कभी भी पिन दर्ज ना करें। पिन केवल भेजने के लिए जरूरत होता है। जी हाँ, कभी कभी आपके साथ ऐसा भी किया जा सकता है कि आपका जो है फ्रंट स्क्रीन पर एक पिन मांग रहा है, पिन डाल दीजिए, आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। ना, आपको पैसे लेने के लिए, आपके खाते में पैसे आने के लिए आपने कभी भी पिन डालने की जरूरत नहीं है। पिन तब डाला जाता है जब आपको पैसे भेजने हो। इस बात को भी जहन में बिठा के रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण 6 नंबर पॉइंट, मोबाइल और कंप्यूटर में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें और समय समय पर बदलें। जी हां, समझ गए होंगे, आपका पासवर्ड कठिन होना चाहिए और उसको समय समय पर बदलना भी चाहिए और जिस तिस के साथ, हर किसी के साथ पासवर्ड शेयर भी ना करें। अब चलिए सातवां जो मुद्दा है, सातवां जो पॉइंट है, सार्वजनिक वाईफाई के जगह पर आपके ट्रांजैक्शन या लेन देन वाले काम ना करें। जैसे आप चले गए किसी रेलवे के कहीं ऐसे ऑफिस में जहां पर सार्वजनिक वाईफाई है, या किसी ऐसे ऑफिस में चले गए, होटल में, रेस्टोरेंट में चले गए जहां सार्वजनिक वाईफाई है, आप वाईफाई कनेक्ट करके वहां का नेट इस्तेमाल करके आपका काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में सावधान रहें, आपका बैंक से रिलेटेड, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड काम ना करें, क्योंकि सार्वजनिक वाईफाई में कई सारे डाटा आपका जो डिवाइस आपका कनेक्टेड है उससे ले लिया जा सकता है, इसलिए सावधान रहें। यानी कि कॉमन वाईफाई में फाइनेंशियल रिलेटेड काम ना करें। 8वां पॉइंट है, अपने मोबाइल ऐप और ऑपरेटिंग सिस्टम को नियमित रूप से अपडेट रखें। जी हां, अपडेट आते हैं मोबाइल के या एप्लीकेशन के, उनको अपडेटेड रखें, पुराना वर्जन इस्तेमाल ना करें। 9वां उसूल है, अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए एपीके फाइल या एपीके इंस्टॉल ना करें। अनजान लोगों द्वारा भेजा गया या जानकार लोगों द्वारा भी भेजा गया एपीके, .apk वाले फाइल को, जैसे .pdf होते हैं, .jpg होते हैं, उसी तरीके से .apk वाले फाइल इस्तेमाल ना करें, इंस्टॉल ना करें। 10वां पॉइंट, किसी को भी स्क्रीन शेयरिंग या रिमोट एक्सेस ऐप को जो है का एक्सेस ना दें।
कभी कभी इतना शायद आपको जानकारी ना हो, लेकिन आपका स्क्रीन को कोई दूसरे जगह पर भी खोल करके आप देख सकते हैं, लेकिन ये परमिशन किसी और को ना दें, ताकि आपका कंप्यूटर कहीं और आपने खोल लिया, ठीक है आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको टेक्नोलॉजी पता है, आपने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन किसी और को जिसको आप जानते नहीं या जानते भी हो तो किसी और को इस तरीके का आप ना दें, एक्सेस ना दें। अगला 11वां पॉइंट, बैंक खाते और यूपीआई का एसएमएस अलर्ट चालू रखें। जी हां, अगर आपका बैंक का ट्रांजैक्शन का, यूपीआई का ट्रांजैक्शन का एसएमएस नहीं आता है तो उसको तुरंत अपडेट करा लें, ताकि ट्रांजैक्शन होते ही आपके पास एसएमएस आ सके। अगला पॉइंट 12वां पॉइंट है, सोशल मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी, आधार, पैन, बैंक विवरण, मोबाइल नंबर सार्वजनिक ना करें। फेसबुक में डाल दिया, यूट्यूब में डाल दिया, ट्विटर में डाल दिया, ये डिटेल्स ना डालें जो आपके पर्सनल हैं। बिल्कुल पैन नंबर, अकाउंट नंबर, ये सारे चीजें बहुत पर्सनल डॉक्यूमेंट है, इवन मोबाइल नंबर भी, तो ऐसे साझा सार्वजनिक जगह पर ना करें। 13वां पॉइंट है, लॉटरी के नाम पर, नौकरी या निवेश के नाम पर मिलने वाले आकर्षक ऑफर से सावधान रहें। कभी कभी ऑफर आता है, मैसेज के जरिए भी आता है, कॉल के जरिए भी आता है, आपको ये लग गया वो लग गया, तो उनसे सावधान रहें, ये ज्यादातर फ्रॉड ही होते हैं, तो बिल्कुल चौकन्ना रहें। अगला 14वां पॉइंट, ऑनलाइन खरीदारी केवल विश्वसनीय वेबसाइट से ही करें। ऑनलाइन जब खरीदारी करते हैं, हम जब सोशल मीडिया देखते रहते हैं, बहुत सारे वस्तुओं का, सामानों का एड आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, क्लिक करते हैं, पता नहीं कौन सा ऑनलाइन वाला वेबसाइट है, वहीं से ऑर्डर कर देते हैं, तो अवॉइड करें। जिस वेबसाइट को आप मानते हैं, जिससे आपको लगता है कि सेफ है, उन्हीं से आप जो है ऑनलाइन खरीदारी करें। 15वां पॉइंट है, क्यूआर कोड को बिना समझे स्कैन ना करें। जी हां, ये क्यूआर कोड भी बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। आपको क्यूआर कोड जो दिख रहा है, जहां भुगतान करना है, जहां भरोसा, वहीं उसको स्कैन करें, नहीं तो आप स्कैन करेंगे क्यूआर कोड में कुछ और डिटेल स्कैन हो जाएगा। इसलिए क्यूआर कोड स्कैन करते समय भी सावधान रहना है, जो तो जहां मिला, जो क्यूआर कोड मिला उसी को स्कैन नहीं करना है दोस्तों। 16वां पॉइंट, बैंक खाते का स्टेटमेंट नियमित रूप से चेक करते रहें। आप गूगल पे, फोन पे करते रहते हैं, लेकिन वहां पूरा स्टेटमेंट नहीं आता है, इसलिए कुछ ट्रांजैक्शंस दिखाई नहीं देती हैं। इसलिए आपका बैंक का जो स्टेटमेंट है, जो आपका पासबुक का अपडेटेड पोर्शन है, वो जरूर समय समय पर चेक करते रहें। अगला पॉइंट है, 17वां पॉइंट है, किसी भी संदिग्ध लेन देन की तुरंत बैंक को सूचना दें। आपको लगता है कि लेन देन आपने नहीं किया है, या आपको लगता है कि कम किया था, ज्यादा हो गया है, इस तरीके का कोई भी संदिग्ध लेन देन है, वो तुरंत ही बैंक को इन्फॉर्म करें। और आखिरी और 18वां पॉइंट है, साइबर ठगी होने पर तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 को सूचित करें। साथ ही साथ साइबर ठगी को शिकायत रजिस्टर करने वाला पोर्टल भी है, https://cybercrime.gov.in। तो cybercrime.gov.in में जाकर भी आप अपना कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, या सबसे आसान है 1930 को कॉल करें। तो साइबर फ्रॉड से जुड़े हुए इन 18 पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके साथ साइबर ठगी होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। दोस्तों, जानकार बने, चौकन्ना रहें, क्योंकि आज का जो जमाना है साइबर फ्रॉड्स का जमाना है, इसलिए आपको भी उसी हिसाब से जानकार बनते रहना चाहिए। चलिए अब अगली जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी, 8वें वेतन आयोग में 1,80,000 से 22,500 तक के जॉब का अप्लाई शुरू हुआ। यह है तरीका आवेदन करने का। जी हां, चलिए सीधे सीधे हम 8वें पे कमीशन के वेबसाइट में चलते हैं, जहां पर अप्लाई करने का लिंक दे दिया गया है, उसको देखते हैं। चलिए, तो दोस्तों, ये 8वां पे कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट आप देख रहे हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट में ये वाला जो रिलेटेड लिंक्स है, यहां आप क्लिक करेंगे तो इस पर ये देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का लिंक है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का लिंक है, और ये देखिए, लिंक फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ कंसल्टेंट्स इन 8 सेंट्रल पे कमीशन। इसको खोलेंगे तो आपको वेबसाइट किसी और वेबसाइट में लेके जाएगा, जो कि आपका ये देखिए, यहां पर आपको एनआईसी फॉर्म फिलअप करना है, जिसका आपको कुछ हिदायत यहां दी गई है कि क्या क्या आप डाल सकते हैं, क्या क्या नहीं डाल सकते। केवल अल्फाबेट में ही कैरेक्टर होने चाहिए, नंबर होने चाहिए, स्पेस होने चाहिए, और कॉमा, डॉट, ये वगैरह डाल सकते हैं। इसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर आप नहीं डाल सकते। उसके आगे लाइन ब्रेक्स, एंटर वगैरह काम नहीं करेंगे, और एक ही लाइन में आपको चीजें लिखनी है। तो गॉट इट कर दिया। अब देखिए, ये देखिए, मैंने कुछ दिनों पहले दोस्तों एक अमेंडमेंट आया था, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी थी। ये सामने लेटर देखिए, इसमें जो कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट और कंसल्टेंट यंग प्रोफेशनल्स के लिए जो क्वालिफिकेशन वगैरह चाहिए, आप देख पा रहे हैं। क्या क्या रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया है, आप देख पा रहे हैं।
तो इन्हीं की भर्ती के लिए अब एप्लीकेशन शुरू हो गया जो ऑनलाइन चल रहा है 8वें पे कमीशन के वेबसाइट में, जो अभी मैंने आपको दिखाया। चलिए उसी को देखते हैं कि किस तरीके से अब इन पोस्ट्स के लिए जो है ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। क्वालिफिकेशन वगैरह आपने देख लिया, तो यहां पर देखिए, ये देखिए सिलेक्ट करना है। यहां पर आपने सीनियर कंसल्टेंट के लिए है, कंसल्टेंट के लिए है या यंग प्रोफेशनल के लिए है, जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से। आप खुद नहीं है तो आपके बच्चे अगर एलिजिबल हैं तो बच्चों को भी 8वें पे कमीशन के साथ संयोजित करने का ये एक अच्छा सुनहरा मौका है। चलिए इसके साथ हम मान लीजिए कंसल्टेंट के लिए कर रहे हैं, तो फिर उसके आगे ये देखिए फुल नेम आएगा, फिर जेंडर आएगा, जेंडर क्या है उनका। तो इस तरीके से ये देखिए पूरा डिटेल्स भरना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह पूरा डिटेल्स भरने पड़ेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ये देखिए क्वालिफिकेशंस क्या है वो भरने पड़ेंगे। उसके साथ उनका कितना साल का एक्सपीरियंस है, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट भी यहां पर चूज करके आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो सारे डिटेल्स अपलोड करने के बाद आखिर में इसको अप्लाई कर देना है। ये देखिए फाइल और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। ये देखिए लंबा चौड़ा फॉर्म है, ये पूरा लंबा चौड़ा फॉर्म है। ये फॉर्म भरने के बाद फिर ये देखिए आखिर में ये कैप्चा फिलअप करके सबमिट करना है। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो जो भी आपने जिस भी पोस्ट के लिए करना है, चाहे आप कंसल्टेंट के लिए करें, सीनियर कंसल्टेंट के लिए करें या यंग प्रोफेशनल के लिए करें, तो 8वें पे कमीशन ने अब इन लोगों को अपॉइंट करना शुरू कर दिया है। क्योंकि ये एप्लीकेशन का मोड जब खुल गया है तो अब जितने भी लोग अप्लाई करेंगे उनका क्वालिफिकेशन के हिसाब से, मेरिट लिस्ट के हिसाब से 8वें पे कमीशन में ये एम्प्लॉय जो है आ जाएंगे। और 8वां पे कमीशन का आगे जो टाइपिंग का काम होगा, उसको पूरा डाटाबेस को इकट्ठा करने का काम होगा, अब यही लोग करने वाले हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं 8वां पे कमीशन का अब रिकमेंडेशन बनाने का काम शुरू हो चुका है दोस्तों, क्योंकि इस एम्प्लॉयमेंट का मतलब यही होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। और दोस्तों अगली जानकारी है, नोशनल इंक्रीमेंट के पीपीओ निकलने शुरू हो गए। कितना बढ़ेगा आपका पेंशन, देखें पूरा हिसाब किताब। जी हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको दिखाया था ये वाला मैसेज देखिए, जिसमें एक सुबेदार साहब ने मुझसे पूछा है कि उनका 1600 रुपए बेसिक में बढ़ोतरी हुई, तो पेंशन में हर महीने का 800 की बढ़ोतरी होनी चाहिए और उसके हिसाब से उन्हें डीए जोड़ करके उसका एरियर मिलना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इन सुबेदार साहब का मैं आपको पीपीओ दिखाना चाहूंगा। पहले पीपीओ देखते हैं। और दोस्तों ये जो सामने आप स्पर्श का पीपीओ देख पा रहे हैं, ये पीपीओ एक सुबेदार रैंक के एक्स ग्रुप के पेंशनर का पीपीओ है, जो कि 30 जून 2007 को रिटायर हुए हैं। और ये पीपीओ अभी अगस्त 2026 के महीने में निकला है, नोशनल इंक्रीमेंट को लागू करते हुए। तो आपको आगे समझाऊंगा कि इन पेंशनर का जो 30 जून 2007 को रिटायर हुए हैं, इनका नोशनल इंक्रीमेंट की वजह से कितने रुपए का एरियर बनेगा, क्योंकि अब पीसीडीए द्वारा इस तरीके से नोशनल इंक्रीमेंट लागू करके पीपीओ निकाले जा रहे हैं। तो ऐसे में ये जो 28.5 साल लेंथ ऑफ सर्विस के ये सुबेदार साहब हैं, जो कि 2007 के जून में रिटायर हुए थे, इनका अब देखिए ये 1 मई 2023 से नोशनल इंक्रीमेंट लागू करके ये पीपीओ निकाला गया है। आप यहां देख पा रहे हैं। और इस पीपीओ के आखिरी अंश में भी, दूसरे पेज में भी देखेंगे तो यहां पर आपको नोशनल वेफ डेट 1 मई 2023 ये आपको दिख रहा है। तो इस पीपीओ को लेकर के पेंशनर का जो सवाल था कि इनका एरियर कितना बनेगा, या एरियर के बारे में पीपीओ में जिक्र नहीं है, तो उसी के बारे में आगे हम बोर्ड में समझेंगे। क्योंकि नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स के मन में शंका है, बहुत सारे पेंशनर्स ने नोशनल इंक्रीमेंट को समझा ही नहीं है। तो ऐसे में क्या ओआरओपी के जरिए जिनको ऑलरेडी फायदा मिल चुका है, क्या उनके पेंशन में भी नोशनल इंक्रीमेंट से कोई बढ़ोतरी मिल पाएगी? क्या नोशनल इंक्रीमेंट का उनको भी कुछ एरियर मिल पाएगा? इसी बात को आगे हम बोर्ड में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए मैंने एक चार्ट बनाया है, टेबल बनाया है, इसके जरिए हम समझेंगे इन सुबेदार साहब का केस। तो सबसे पहले तो नोशनल इंक्रीमेंट एक्चुअल कैलकुलेशन कैसे होगा। देखिए जो पेंशन ड्यूरिंग रिटायरमेंट एज ऑन 30 जून 2007, उनका पेंशन, उनका रिटायरमेंट के समय में पेंशन 11,610 फिक्स होता है। तो अब आगे जैसे ही 1 जुलाई को उनको एक इंक्रीमेंट लग जाता है, तो उनका पेंशन कितना बनेगा, 12,410 रुपए बनेगा। जैसे उन्होंने बोला था 800 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है, 800 रुपए की बढ़ोतरी, 11,610 में हमने 800 रुपए बढ़ा दिया, 12,410 उनका क्या हो गया, नया बेसिक पेंशन हो गया। तो अगर ये जुलाई 2007 से उनको एरियर मिल जाए, तो आगे जाके कब तक एरियर मिलेगा, जून 2014 तक, क्योंकि जुलाई 2014 से फिर उनका ओआरओपी 1 में पेंशन बढ़ चुका है, जो इससे भी ज्यादा हो चुका है। तो अब समझते हैं, देखिए तो जुलाई 2007 से लेकर जून 2014 तक कुल 84 महीने, हर महीने का 800 रुपए, कुल 67,200 प्लस डीए,
डीए भी जोड़ेंगे तो ये 1 लाख से भी ऊपर का अमाउंट बन जाएगा। तो यहां तक आपने समझ लिया, इतना इनका एरियर होना चाहिए नोशनल इंक्रीमेंट का। लेकिन ट्विस्ट कहां पर है? ट्विस्ट है कि जो नोशनल इंक्रीमेंट को लागू किया गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया, वो बोलता है कि मई 2023 से मिलेगा, उससे पहले का कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे में इनके साथ क्या होगा? अब ओआरओपी 1 में उनका पेंशन 13,215 बन गया, ठीक है। फिर 7वें पे कमीशन में इसमें 2.57 मल्टीप्लीकेशन लगने के बाद पेंशन ये बन गया। ओआरओपी 2 में एक्स ग्रुप के 28.5 साल के सुविधार के हिसाब से इनका पेंशन 35,500 बन गया, और ओआरओपी 3 में भी यही पेंशन रह गया। तो अब आज के डेट में उनका पेंशन मिल रहा है 35,500। अब उनको मई 2023 से पुराना एरियर तो कुछ मिलना ही नहीं है। तो ये जो 800 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी, यहां से यहां पेंशन पहुंचा था, इसका डिफरेंस कहां रह गया बताइए जरा। तो इसलिए कोई अगर नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर पुराने पेंशनर कोर्ट केस भी करना चाहते हैं तो इस मसले को जरूर समझ लीजिएगा। आप कोर्ट केस जीत जाएंगे, फैसला आपके फेवर में आ जाएगा, लेकिन आपको 1 पैसे का भी फायदा नहीं मिलेगा, 0 रुपए का फायदा मिलेगा, जैसे इन पेंशनर के केस में हो रहा है। तो अब सोचिए, पेंशन डिफरेंस एज ऑन मई 2023 टोटल एरियर कितना बनेगा इनका, ये देखिए। क्योंकि जो भी डिफरेंस बन रहा था वो तो इस पीरियड का बन रहा था, यानी कि उनका जुलाई 2007 से लेकर जून 2014 का बन रहा था। अगर उस पीरियड का उनको एरियर मिलता तो बिल्कुल एरियर बन रहा था, ये बन रहा था एरियर प्लस डीए मिलाकर 1 लाख से भी ऊपर का एरियर बन रहा था, ये बिल्कुल हकीकत है। लेकिन आदेश जो इंप्लीमेंटेशन बोलता है कि मई 2023 से पहले का कुछ नहीं मिलेगा, मई 2023 के बाद का ही मिलेगा अगर बनता है तो, और मई 2023 के बाद तो इनका कुछ नहीं बन रहा है। इनका इवन जुलाई 2014 के बाद ही कुछ भी नहीं बन रहा है, क्योंकि ये जो बढ़ोतरी है, ये बढ़ोतरी यहां आकर के छुप गया, इससे कम रह गया। इस वजह से इनको नोशनल इंक्रीमेंट का कोई भी एरियर नहीं मिल पाएगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं जो आस लगा के बैठे हैं नोशनल इंक्रीमेंट मुझे मिलेगा, पीपीओ भी निकल गया, लेकिन नहीं मिलेगा दोस्तों, अगर ऐसा कंडीशन बन रहा है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।